morning students, welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. In the previous lecture you have studied about the derivation of Ohm's law, but in this lecture I will teach you the combination of resistance. आप कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। कितने कॉम्बिनेशन होते थे? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो भी दो होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन हम पहले बताने जा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप प्रतिरोध लिखते हो ना, प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोधों का नहीं, प्रतिरोधकों का लिखना सही सेंटेंस होता है, प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन। तो जैसे आपने कैपेसिटर को जोड़ा था श्रेणी क्रम में, वैसे ये रेजिस्टेंस जुड़े, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ये तो सब हाई स्कूल में पढ़े हो कि सिंबल यही होता है। ये एक हमने बैटरी ऐड कर दी है, यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है। मान लीजिए इसे आई करंट निकलेगा, करंट किधर से चलेगा? प्लस से माइनस प्लेट की ओर। ये कुंजी के है यहाँ पर। एक रेजिस्टेंस, इसका नाम R1, R2, R3। R1, R2 क्या है? इसके रेजिस्टेंस है ये। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है। वहां पर क्या होता था? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता था, चार्ज सभी में सेम रहता था। यहाँ पर क्या सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा, बट वोल्टेज डिफरेंस डिफरेंट होगा। यहाँ पर कुछ और वोल्टेज होगा, यहाँ इसके सिरों पर कुछ और वोल्टेज होगा। मान लीजिए V2 है और इसके सिरों पर वोल्टेज जो होगा वो कुछ और होगा। वोल्टेज डिफरेंस जो होगा, जो विभवांतर होगा वो सभी पर अलग अलग होगा, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की विशेषता क्या होती है? करंट सेम बट वोल्टेज डिफरेंस डिफरेंट होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यही बेस है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको ये चीजें याद होंगी कि ये श्रेणी क्रम में है, करंट तो सेम होगा लेकिन विभव सब पर अलग अलग होगा, ठीक है। और समांतर क्रम में क्या सेम होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, विभव सेम होगा और करंट अलग अलग हो जाएगा। ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें जो यहाँ से आपने V वोल्ट जोड़ा है, तो ये जो यहाँ पर विभव आया है ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो यहाँ पर विभव है ये इसके इक्वल ही रहेगा। यहाँ आपने अगर 12 वोल्ट ऐड किया है, मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट ऐड किया है, यहाँ पर 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, या मान लीजिए 7 वोल्ट हो गया, तो ये टोटल कितना होगा? 9। तो कितना बचा? 3। तो यहाँ पर 3 वोल्ट ही हो सकता है, इससे ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो है ये भी यहाँ पर लॉस नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला फिर क्या लगा सकते हैं? V = V1 + V2 + V3। तो यहाँ पर कहेंगे V = V1 + V2 + V3 डॉट डॉट, आगे जितने रेजिस्टेंस से जुड़े हों उतने पोटेंशियल डिफरेंस होते चले जाएंगे अलग अलग। अब आपका एक फार्मूला होता है V = IR। तो अगर हम मान लें इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल R। पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना है? कैपिटल R है। तो जब यहाँ पर हम ये वोल्टेज ले रहे हैं, फुल वोल्टेज ले रहे हैं, तो पूरी जो धारा इसमें आई जा रही, कुल धारा लेंगे और कुल प्रतिरोध लेंगे। V = IR होता है। तो इस V की जगह ये क्या है? टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पर टोटल करंट लेंगे जो पूरे सर्किट में सर्कुलेट हो रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस लेंगे जो कि इस पूरे सर्किट का होगा, पूरे परिपथ का करंट होगा। अब ये V1 यहाँ का करंट है, करंट तो सब में आई ही जाएगा ना, तो V1 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ जब हम लेंगे तो R1 रेजिस्टेंस लेंगे और करंट तो यही सब में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I R1, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा I R2, I R3 डॉट डॉट, आगे जितने रेजिस्टेंस जुड़े होंगे सबका I कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। R = R1 R2 + R3 डॉट डॉट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो कुल प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। आप कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना समझना है, इसमें ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। जैसे आपने कैपेसिटर को ऐड किया था, इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको ये बैटरी यहाँ पर जुड़ी हुई है। देखिए प्रत्येक जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसका एक सिरा प्लस प्लेट से जुड़ा हुआ है, दूसरा माइनस प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है।
ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, सेम वही रेजिस्टेंस है जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्लस प्लेट है, इसी से देखो इसका एक सिरा प्लस से जुड़ा है, दूसरे सिरे ये जो है ये माइनस से जुड़े हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इस क्रम में क्या होता है, जो यहाँ से करंट निकलेगा I, ये जो मेन करंट I निकलेगा जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसे, जैसे कि ये नहर से पानी आ रहा हो और आगे 3 नाले पतले पतले कटे हो। ठीक है, ये नहर से पानी आ रहा, धारा, वैद्युत धारा को पानी की धारा यहाँ समझ सकते हैं। तो ये करंट आ रहा है, यहाँ से 3 भागों में बट जाएगा और किसमें ज्यादा जाएगा, जो नाला साफ होगा, अर्थात जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिबाधा। जिस नाले में प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज्यादा जाएगी। तो सेम यहाँ भी होता है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। अब R1 R2 में ये तो पता नहीं कौन कम होगा, लेकिन डिफरेंट करंट जाएगा सब में। क्यों, क्योंकि जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो यही नियम यहाँ पर लागू होता है, जिसमें करंट कम होगा उसमें धारा ज्यादा होगी और सब में अलग अलग हो गई I1 I2 I3। लेकिन जो यहाँ से नहर का पानी आ रहा है, अगर यहाँ तीनों नालों का पानी जोड़ ले तो होगा तो उतना ही। अगर बीच में किसी ने सिंचाई नहीं कर ली है, सिंचाई करने मतलब बीच से कोई और कनेक्शन नहीं यहाँ से अलग हो गया है, ठीक, तो इसका मतलब है I जो होगा वो I1 I2 I3 के इक्वल होगा। अभी आगे किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। करंट जो है लॉस नहीं होता है कहीं, जो करंट होता है यहाँ पर किसी सिवाय किसी सर्किट के किसी रेजिस्टेंस में ये जो है टोटल एनर्जी लॉस होती है, बीच में कहीं लॉस नहीं होती है। संधि पर जितनी धारा आ रही है आगे उतनी ही धारा जाएगी। ये किरचॉफ का पहला नियम होता है कि किसी संधि पर जितना करंट आ रहा है आगे उतना ही करंट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, I = I1 + I2 + I3। और समांतर क्रम में होता क्या है कि अगर V वोल्ट से आपने ऐड किया है तो यहाँ पर सबको वोल्टेज बराबर V ही मिलेगा। जो घरों का ये कनेक्शन पूरा होता है ऐसी लाइन का, ये किस कॉम्बिनेशन में होता है, ये सब समांतर में ही होता है। क्यों समांतर में क्यों जोड़ते हैं, समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं, यदि 220 वोल्ट आ रहा है तो प्रत्येक उपकरण को 220 वोल्ट ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज जो होता है वो बराबर रहता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दोगे तो किसी उपकरण को तो बहुत मिलेगा, किसी उपकरण को मिलेगा ही नहीं। अगर रेफ्रिजरेटर सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है, पहले सारे उपकरण जुड़े हुए तो उनको वोल्टेज मिलेगा, रेफ्रिजरेटर तक वोल्टेज बहुत ही कम पहुंचेगा, वहां मिलेगा ही नहीं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंतर क्या है, देखो जैसे श्रेणी क्रम क्या है, ये बैटरी हुई प्लस माइनस, आपने ऐसे कनेक्शन लिया, चलो यहाँ पर एक फैन लगा दिया, यहाँ पर आपने एक बल्ब लगा दिया, क्या ये फैन नहीं है, यहाँ पर आपने टेलीविजन जोड़ दिया और ले करके आए यहाँ इससे जोड़ दिया, ये माइनस प्लेट हो गई। ठीक, ये श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम का लाभ क्या है, वायर तो कम लगेगा, तार कम लगेगा, एक तार ले गए पूरे घर में दौड़ाते हुए चले आए, माइनस से जोड़ दिया, फेज यहाँ से ले गए, इसको लाकर न्यूट्रल में आपने जोड़ दिया। लेकिन इसका नुकसान क्या है, देखो अपने कमरे का स्विच ऑफ किया, पापा के कमरे का भी स्विच ऑफ हो गया, मतलब एक स्विच ऑफ किया पूरे घर की लाइन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। क्योंकि इसमें देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, ऐसे सब एक तरफ से जुड़े हैं, तो कहीं का भी एक स्विच आप ऑफ करोगे तो पूरी लाइट ऑफ हो जाएगी। चाहे आप स्विच यहाँ पर लगा लो, जैसे यहाँ से स्विच ऑफ किया तो आपका पूरा सर्किट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसका नुकसान ये है कि अगर आप पूरे घर में चाहे जितने स्विच लगाओ कोई मतलब नहीं है, एक ही स्विच से सब कुछ ऑन ऑफ होगा। तो ये क्या घर में यूज करने योग्य है? किचन की लाइट जलाना चाह रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं अपने कमरे की, किचन की भी लाइट ऑफ, दाल जल जाएगी वहां पर। तो ये जो है कॉम्बिनेशन घरों में नहीं चल सकता, घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन चलेगा। पैरेलल में वायर तो, अब दूसरा इसका नुकसान क्या था कि जो पहला उपकरण था उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, फिर लास्ट वालों को वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। लास्ट वाले का ही नहीं है, ये तो सैद्धांतिक होता है कि किसको कम किसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, ये प्लस प्लेट है ये माइनस है। देखो यहीं से दो तार ले गए, यहाँ पर आपने फैन जला दिया, फैन जलाते नहीं, फैन तो चलाते हैं। यहाँ पर ये ले गए, यहाँ से आपने बल्ब को ऐड कर दिया, फिर दो वायर यहाँ से ले गए, यहाँ पर आपने टीवी को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक उपकरण के लिए अलग अलग वायर जाता है, हर एक उपकरण को अलग अलग वायर जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि आपका ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड से आप क्या करते हैं, हर उपकरण के लिए दो वायर ऐसे ऐसे ले जाते हैं। तो अब हर एक उपकरण के लिए स्विच भी लगा सकते हो, इसके लिए स्विच यहाँ पर लगा है तो फैन ऑफ होगा, लेकिन ये सब ऑफ नहीं होंगे।
हर एक उपकरण के लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायर तो ज्यादा लगेगा, लेकिन लाभ क्या है, यहाँ पर हर उपकरण के लिए हम अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। दूसरे सभी उपकरणों को वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा। ये देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन घर में यूज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन घर में नहीं यूज होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ पर यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक झालर वगैरह होती है, ये झालर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वोल्टेज चाहे जितना हाई आ रहा हो वो वोल्टेज जो है सबको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सबको वोल्टेज मतलब भर का ही मिल पाता है। तो झालर वगैरह सीरीज कॉम्बिनेशन में बनती है। तो देखिए ये पूरा हो गया। अब यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू क्या होता है, V/R। ये ओम के लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये जो है कुल करंट है, तो ये जब लेंगे तो हम कुल वोल्टेज लेंगे और कुल रेजिस्टेंस लेंगे, जो कि पूरे सर्किट में होगा, जिसको हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो हो जाएगा V/R। जब हम I1 करंट लेंगे, इस वायर का करंट लेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका वोल्टेज लेंगे, ठीक। तो I1 की जगह क्या हो जाएगा, V/R1। ऐसे जब I2 ये वाला करंट ले रहे हैं, तो इसी वायर का विभवांतर लेंगे और इसी वायर का रेजिस्टेंस लेंगे, V/R2। ऐसे वहां पर हो जाएगा V/R3। V कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। देखिए उसमें जो कैपेसिटर में आपने पढ़ा था वो ये फार्मूला किसमें आया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और यहाँ समांतर क्रम में होता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस में जो सीरीज में होगा, कैपेसिटर में वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे, किसी भी परिपथ में अगर समांतर क्रम में प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। वैसे ही कोई परिभाषा नहीं है जो इसको कहना है आपको, एक सेंटेंस आपको समझना है कि ये है क्या। कोई परिभाषा नहीं है कि समांतर क्रम क्या होता है, इसकी परिभाषा यहाँ बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेरिवेशन थे, कभी आ सकते हैं, 1-2 आपकी है। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है वैद्युत शक्ति, और ये लास्ट हेडलाइन होगी आपकी वैद्युत शक्ति। शक्ति को और क्या कहते हैं, सामर्थ्य नहीं कहते हैं, और आप कहते हैं वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति, वैद्युत सामर्थ्य है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए जैसे कि ये दो वायर है, यहाँ से करंट आ रहा है और साथ में क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है। करंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर मान लीजिए फैन आपने लगा दिया है, ठीक, यहाँ पर फैन लगा दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी ये, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। जहां पर कुछ वर्क हो रहा होता है, कोई चीज मूव कर रही, कोई वस्तु चल रही, वहां पर एनर्जी कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, व्यय हो गई, ठीक है। और कौन सी उत्पन्न हो गई, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो व्यय वैद्युत ऊर्जा है उसको हम किससे लिख रहे हैं, W से। व्यय वैद्युत ऊर्जा को W से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर W को हम दो नाम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं व्यय वैद्युत ऊर्जा, और या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। दो नाम से हम कोई नाम भी यहाँ पर कह सकते हैं, चाहे कहें इलेक्ट्रिक ने W कार्य कर दिया है, और चाहे W जूल कार्य कर दिया है, चाहे कहें यहाँ पर W जूल इलेक्ट्रिक लॉस हो गई है। समझ पा रहे दोनों चीजें। तो ये 1 सेकेंड में कितनी व्यय हुई है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अर्थात किसी भी उपकरण में 1 सेकेंड में व्यय विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। समझ पाए बात। किसी भी उपकरण में 1 सेकेंड में व्यय वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। या हम कार्य अगर कहना चाहें तो कहें किसी भी उपकरण में 1 सेकेंड में वैद्युत द्वारा किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। 1 सेकेंड कहिए या एकांक कह दीजिए, ठीक, कि एकांक सेकंड में किसी भी परिपथ में वैद्युत द्वारा किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। और जब हम समय से भाग करते हैं तो समय दर भी तो कहते हैं। तो ये भी कह सकते हो किसी भी उपकरण में व्यय वैद्युत ऊर्जा की समय दर को उस उपकरण की शक्ति कहते हैं। तो कई प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगर 1 सेकंड में W एनर्जी लॉस हो रही है, तो यहाँ पर T समय में कहें तो W/T हो जाएगी, अर्थात पावर आ जाएगी W/T, कार्य बटे समय या व्यय ऊर्जा बटे समय। यहीं से जब हम T का मान 1 कर देते हैं, T = 1 सेकेंड कर देते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं P = W, अर्थात एकांक सेकंड में, एकांक समय में किसी भी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा उस उपकरण की अथवा परिपथ की सामर्थ्य कहलाती है। देखिए शक्ति सबकी होती है, परिपथ की भी होती है, उपकरण की भी होती है। अर्थात तार जो होते हैं
कनेक्टिंग वायर होते हैं इनकी भी शक्ति होती है। तार खरीदने जाओगे पूछेगा कितने वाट का तार दे दें आपको, उपकरण खरीदने जाओगे बल्ब हीटर कुछ भी तो पूछेगा कितने वाट का आपको चाहिए, होता है ना। तो सबकी सामर्थ्य होती क्यों होती है, क्योंकि जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां सामर्थ्य जरूर होगी। तार में रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो इसीलिए हम दोनों शब्द बोलते हैं, किसी परिपथ अथवा उपकरण, दोनों शब्द बोलते हैं। केवल उपकरण नहीं कहते हैं कि उपकरण में ही इलेक्ट्रिक लॉस होती है, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक लॉस कनेक्टिंग वायर में भी थोड़ी बहुत होती है, बिल्कुल ना के बराबर। तो हम क्या कहते हैं, किसी परिपथ अथवा उपकरण में एकांत सेकंड में वे विद्युत ऊर्जा उस उपकरण अथवा परिपथ की शक्ति कहलाती है। लिख लीजिए डेफिनेशन। देखिए अब यहाँ से इसके मात्रक देख लीजिए, P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक अदिश राशि है, ठीक है। यहाँ से P को बराबर हो जाएगा W/T, ये फार्मूला हो जाएगा। मात्रक क्या निकल के आएगा, सूत्र से। मात्रक सूत्र से निकल रहा है क्या, जूल पर सेकेंड। और ये जो जूल पर सेकेंड होता है इसी को हम कहते हैं वाट, इसी को वाट कहते हैं। अब इसके जो बड़े मात्रक होते हैं, देखिए शक्ति के बड़े मात्रक या शक्ति के अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक भी होते हैं। मात्रक भी साथ में लिखते रहे, रिलेशन उनके बीच जैसे होता है 1 मेगावाट। कहते हैं ना कि इस पावर हाउस में इतने मेगावाट पर डे जो है इमिट हो रही इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो मेगावाट में नापते हैं। मेगावाट में होते हैं चाहे आप 10 लाख कहिए चाहे 10 की पावर 6 वाट कहिए, 10 to the power 6 वाट होते हैं, या क्या कहेंगे 10 लाख हो जाएंगे ना, 10 लाख वाट हो जाएंगे। अब एक किलोवाट, किलोवाट मेगावाट से छोटा है। किलोवाट ये सब हाई स्कूल में भी पढ़ा है, 10 की पावर 3 वाट होते हैं। इसके बाद आता है 1 HP हार्स पावर। हार्स पावर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अश्वशक्ति, घोड़ा शक्ति। हाँ 746 ये सब आप जानते हैं, 746 वाट, जो कि हाई स्कूल से आप 9th से पढ़ते चले आते हैं। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा गया एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 कहीं 786 ना याद हो जाए, इस वजह से पूछा था। तो ये और हार्स पावर क्या होती है, घोड़ा शक्ति। और ये जो है उसमें फिजिक्स में यूज किया है, इसको साइंस में ले लिया है। ये बिल्कुल जो है करेक्ट है कि जो हेल्दी घोड़ा होता है उसके पास इतने वाट शक्ति होती है, जो एक स्वस्थ घोड़ा होता है तो इतने वाट होती है। पहले समय में शायद शक्ति के तौर पर या वाहन के रूप में घोड़े ही यूज किए जाते होंगे, तो उन्हीं से शक्ति की कंपेयर कर दी कि उस समय सबसे शक्तिशाली जानवर लगता हो घोड़ा ही हुआ करता होगा, तो उसी से कंपेयर किया। देखो बाइक हो चाहे आपकी मोटर गाड़ी कोई भी हो, उसकी शक्ति हम किसमें नापते हैं, हार्स पावर में ही नापते हैं कि ये कितने हार्स पावर की है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक घोड़े में इतनी शक्ति होती है। जैसे बाइक कहें 2 हार्स पावर है, तो इसका मतलब एक बाइक में 2 घोड़ों के बराबर शक्ति है। अगर 2 घोड़े एक तरफ हो जाए, एक तरफ एक बाइक हो जाए, तो रस्साकसी उसमें हो सकता है, ये मतलब होता है इसका सीधे से। तो इतने मात्रक हो गए आपके, ठीक है, 1 2 3 4 मात्रक और उसके साथ में यूनिट, ये आप नोट कर लें। लास्ट हेडलाइन है इस लेसन की 1 किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। देखिए अभी आपने पढ़ा P = W/T। पहली बात ये जो 1 किलोवाट है या 1 यूनिट है, ये व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। आप घरों में जो मीटर में रीडिंग नापते हैं, किसमें नापते हैं कि इतने यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस हुई है। आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके घर का मीटर सही चल रहा है, आपके यहाँ रीडिंग सही निकल रही है या कुछ धोखा हो रहा है, आप ये सब समझ कर सकते हैं। तो यहाँ से व्यय विद्युत ऊर्जा अगर हम W निकालें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, P × T, ठीक है। तो P किसमें होगी, शक्ति है वाट में, और T किसमें होना चाहिए, घंटे में, क्योंकि यहाँ पर आप घंटा ले रहे हैं। तो व्यय विद्युत ऊर्जा P को अगर हम ले लें चलो किलोवाट में, P को वाट में ना लेकर के किस में ले लें, किलोवाट में, और समय को ले लें घंटों में। तो जब हम यहाँ से मान रखेंगे, इसका किलोवाट में रखेंगे, इसका घंटे में रखेंगे, तो हमको मात्रक क्या प्राप्त होगा, किलोवाट घंटा प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर कोई उपकरण हो उसकी शक्ति 1 किलोवाट हो, कोई उपकरण उसकी शक्ति 1 किलोवाट हो, मान लीजिए इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसकी शक्ति कितनी है, 1 किलोवाट, ठीक है। और इसको जो है आप 1 घंटे तक चला दीजिए, 1 घंटे तक यूज करिए, तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी व्यय होगी, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा है, इसी को कहोगे 1 यूनिट। ये तो क्या कुछ गलत लिख गया क्या, सर यहाँ गलत कुछ नहीं लिखा जाता है।
देखिए व्यय विद्युत ऊर्जा आपको अगर यूनिट में निकालना है तो आप क्या कहोगे, जो उपकरण है उसकी शक्ति किस में रख दोगे, किलोवाट में। जो बड़े उपकरण है किलोवाट में रख दोगे, वाट में है तो 1000 से भाग करके किलोवाट में रख दोगे, ठीक। और समय को घंटों में रख दोगे। तो हमने क्या क्या माना, एक उपकरण है जिसकी शक्ति कितनी है 1 किलोवाट और 1 घंटे तक हम यूज करते हैं, तो आंसर आया 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। तो अब 1 यूनिट को हम कैसे डिफाइन करें कि 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट के बराबर होती है। समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए बल्ब है 100 वाट का, तो 100 वाट के बल्ब है, अगर आप 10 बल्ब जोड़ दें तो कितने वाट हो जाएगा, 1000। 100 वाट के 10 बल्ब जोड़ लें तो 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट का मतलब 1 किलोवाट हो गया। 10 बल्ब जोड़ दीजिए 100 वाट के और 1 घंटे जला दीजिए तो रीडिंग कितनी बढ़ेगी, 1 यूनिट बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि 10 बल्ब आपने 100 वाट के जोड़े हैं तो 1000 वाट बना। 1000 वाट का मतलब क्या, 1 किलोवाट, ठीक है। आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि हम वाट में मान रखें तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, W = 1 किलोवाट की जगह क्या कर दें, वाट। और यहाँ पर समय को हम कर दे रहे हैं घंटा में। तो हमको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ से मान लीजिए 100 वाट के बल्ब हैं तो यहाँ पर क्या किया, 100 1 घंटे तक यूज कर रहे हैं अपान में 1000, ठीक। अब है कितने बल्ब, 10। आप 10 बल्ब ले रहे हैं 100 वाट के, तो 10 से गुणा कर दीजिए जितने उपकरण ले रहे हैं। तो इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कितना बच रहा, 1 ही तो बच रहा है ना, 1 यूनिट। तो इस फार्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके घर में इतने पंखे लगे हैं कितने वाट के हैं, फ्रिज कितने वाट का है, सारे उपकरण देख लीजिए कितने वाट के हैं और कितने घंटे यूज कर रहे हैं। तो आप रीडिंग समझ सकते हैं आपकी गलत आ रही है कि सही आ रही है, जो यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 1 किलोवाट घंटा, इसकी परिभाषा याद हुई कि 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट के बराबर होती है। और यूनिट कैलकुलेट करने के लिए ये आपका फार्मूला भी मैंने बता दिया है। अगर आप वाट में रखना चाहते हैं तो ये भी फार्मूला नोट कर लेंगे। अगर आप किलोवाट में रखेंगे, सभी उपकरण तो किलोवाट में होते नहीं है, किलोवाट में तो कुछ ही उपकरण होते हैं ना, तो मैक्सिमम फार्मूला आपका ये वाला यूज होना है। बल्ब है, पंखे हैं, हीटर है, ये सब जो कम ही वाट के होते हैं, 1000 के नहीं होते हैं, तो ये फार्मूला आप जरूर लिखेंगे इसमें। पहले तो 1 यूनिट की डेफिनेशन लिखिए, 1 यूनिट क्या होता है।